Hello student, welcome to the Lucky Institute Professional YouTube channel. As we have done earlier session of valid contract, essentials of valid contract, हमने वहाँ पे contract के essentials characteristics को समझा था. उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, प्रवर्तनीयता के आधार के ऊपर हमने अनुबंध को बांटा है. उसमें सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. जो बात याद रखने के लिए है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है. सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो कानून द्वारा एनफोर्सिएबल हो. जब हम जज साहब के सामने जाएं तो उसके लिए एक आधार होना चाहिए कि हाँ मैं इसको एंटरटेन करूंगा. जब मैं प्ली करूं, जब मैं अपने केस को लगाऊं, तो क्या वो लगाने योग्य है, क्या कोर्ट में प्रेजेंट करने योग्य है. वहीं से हम एनफोर्सिबिलिटी को समझते हैं. उसके बाद जो हम समझने वाली बात है वो है लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी दायित्व. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों ही पक्षधारों का यानी दोनों ही पार्टीज का कानूनी दायित्व उत्पन्न होता है, लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है. तीसरी बात ध्यान रखने के लिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें सारे असेंशियल्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 होंगे, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दील नहीं होगा. अनदर वे टू अंडरस्टैंड इज वॉइड अग्रीमेंट. हम समझने जा रहे हैं व्यर्थ ठहराव. व्यर्थ ठहराव कब होंगे? अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है वैलिड अग्रीमेंट के. वैलिड अग्रीमेंट में या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये समझा था कि यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल बाय लॉ. पर वॉइड अग्रीमेंट कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, कानून इसको एंटरटेन नहीं करेगा. जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझाया था कि मैंने एक पार्टी करी है, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, पर किसी रीजन से मैंने वो पार्टी कैंसिल कर दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझ पे केस कर सके या मुझे कोर्ट तक घसीट सके कि पार्टी क्यों नहीं हुई है, क्योंकि वो क्या है, वो सारे व्यर्थ ठहराव हैं. वो उसमें कहीं पर भी आपको कानूनी दायित्व यानी दोनों पार्टी का कोई लीगल ऑब्लिगेशन राइज नहीं होगा. उसमें सभी असेंशियल्स जो कानूनी जो कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स थे वो उसके अंदर उत्पन्न नहीं है और वो दोनों ही पार्टीज को बाइंड नहीं करता, चाहे पार्टी मैंने दी है या चाहे पार्टी पे नहीं आई हो, पर हम दोनों ही उसके अंदर बंधित नहीं रहेंगे. इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि वॉइड एग्रीमेंट्स के प्रभाव क्या रहेंगे, क्या इसके इफेक्ट्स रहेंगे. तो सबसे पहली बात कि यह एनफोर्स नहीं कराया जा सकता. कानून में कोर्ट में ले जाकर इसको ये नहीं बताया जा सकता है कि सर इन्होंने हमें पार्टी पे बुलाया था, अभी पार्टी दे नहीं रहे हैं, तो इसको अब हम एनफोर्स नहीं करवा सकते. दूसरी बात यह है कि ये शुरू से ही गलत है, क्योंकि जो आधार था, जो उसको बनाने का आधार था, वो ही गलत था. नो रेस्टिट्यूशन, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा. आपको जब पहला स्टेप ही गलत है तो आपको बदले में भी वापस से इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ नहीं मिलेगा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगला जो आपको एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से, लीगैलिटी के हिसाब से जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, अगला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब ध्यान से इस शब्द को देखिए, ध्यान से क्या कह रहा है ये कह रहा है वॉइड है, व्यर्थ है, पर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, यानी सभी एसेंशियल्स अवेलेबल थे इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, पर ये वॉइड हो चुका है. मतलब किसी कारणवश ये अपनी एनफोर्सिएबिलिटी को सीज कर चुका है, खो चुका है, खत्म हो चुकी है इसकी एनफोर्सिबिलिटी. क्या इफेक्ट रहेंगे इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के? सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट भी व्यर्थ ही रहेंगे. रेस्टिट्यूशन मिलेगा. रेस्टिट्यूशन क्या होता है? जो जैसा था वो वहां से वापस हो जाए, उसी को हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं. हु रिसीव एडवांसेस, मतलब अगर किसी को एडवांस में पैसा मिला हुआ है तो उसे चुकाना पड़ेगा. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. क्या हुआ था कि एक ऑथर था जिसको किताब लिखनी थी और मैंने उसको किताब लिखने के कुछ रुपए भी दे दिए, बस किताब को लिखते लिखते या लिखते दौरान उनकी मृत्यु हो गई. क्या वो एक अनुबंध जब बना था तब सब कुछ सही था ना, जितने भी असेंशियल्स थे उसके अंदर अवेलेबल थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाते निभाते उनकी मृत्यु हो गई. अब वो आकर कॉन्ट्रैक्ट कर तो नहीं सकेंगे पूरा,
तो इसने क्या करा, अपनी एनफोर्सेबिलिटी को सीज कर दिया है। अब मैं जाकर उन्हें ये नहीं कह सकती मेरी किताब पूरी करें, हाँ मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कुछ एडवांस आपको दे दिया था या जितना काम हो गया उतना रुपया ले लो और जो नहीं कर पाए हो उसका रुपया मुझे वापस से दे दो। कोई कॉम्पनसेशन मैं उनपे लगा सकती हूँ तो लगा पाऊंगी, अदरवाइज नहीं लगा पाऊंगी। जैसे डेथ का केस है तो उसमें कॉम्पनसेशन नहीं लगा पाऊंगी, बट सर्टेन रीजंस की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है तो कॉम्पनसेशन भी चार्ज कर सकती हूँ। तो ये तीन आधार थे, ये तीन तरीके थे जहां पर हम ये समझ पाए कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, प्रवर्तनीयता के आधार पे किया गया है। तीन प्रकार के यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट समझे। सबसे पहले हमने समझा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने समझा वॉइड एग्रीमेंट, फिर हमने समझा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम दूसरे तरीके का आधार समझेंगे जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को बांटा है। थैंक यू सो मच।